नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। आज उसी से आगे हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या भूमिका है, पीएच मान की क्या भूमिका है, ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उदर की अम्लता। उदर की अम्लता, उदर उदर सब जानते हैं। उदर को क्या बोलते हैं हम? पेट। उदर को बोलते हैं हम पेट। अब होता क्या है कि जो हमारा अमास है, आप इधर देखिए, ये अमास है, कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का कुछ अमाशय होता है, अमाशय, और इसी को हम बोल देते हैं उदर। अब होता क्या है, ये जो अमाशय है एक विशेष प्रकार का रस स्रावित करता है। यहाँ से एक विशेष प्रकार का एक रस स्रावित करता है और उस रस को हम बोल देते हैं जठर रस। क्या करता है? जठर रस। और वो जठर रस क्या होता है? HCl। हमारा अमाशय HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अब होता क्या है कि अगर हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, जितना हमें खाने की ज़रूरत है खा रहे हैं, तो ये जो HCl है उस खाने को अच्छी तरीके से पचा देता है। लेकिन जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उस समय होता क्या है कि ये जो अमाशय की जो दीवार है इन पर प्रेशर बनता है और ये ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? जठर रस बनाते हैं, यानी HCl ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे हमें जलन और दर्द महसूस होने लगता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? दुर्बल क्षारक का इस्तेमाल करते हैं। दुर्बल क्षारक का, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दुर्बल क्षारक का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे दुर्बल क्षारक HCl क्या है? हमारा अम्ल है, और जैसे ये इसके साथ अपक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? लवण बन जाता है, जिससे हमें आराम मिल जाता है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है, ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो हमारा अमाशय है वो HCl उत्पन्न करता है, जैसा कि अभी बताया था, और वो बिना, ये हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। आगे देखिए, ज़्यादा भोजन खाने पर अपच की स्थिति बनती है। जैसे हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, वो पच नहीं पाता है तो अपच की स्थिति बन जाती है, और अमाशय ज़्यादा मात्रा में क्या करता है? HCl उत्पन्न करने लगता है। जब हम ज़्यादा भोजन खा लेंगे, अपच की स्थिति बन जाएगी, तो उस स्थिति में क्या करेगा? अमाशय क्या करेगा? ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, जिससे हमें जलन व दर्द महसूस होने लगता है। और इससे राहत पाने के लिए हम एंटासिड यानी दुर्बल क्षारकों का इस्तेमाल करते हैं। बताया था मैंने, एंटासिड यानी अर्थात दुर्बल क्षारकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। जैसे ही एंटासिड दुर्बल क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और लवण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो जो लवण है वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। तो उसकी मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे हमें क्या है? दर्द और जलन से राहत मिल जाती है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं आगे। आगे आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती क्या है? वो वर्षा, जिस वर्षा का पानी जिसका पीएच मान 7 से कम हो, उस वर्षा को हम क्या बोल देते हैं? अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। यानी वर्षा का जो पानी होता है, उस पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। तो जैसे ही 7 से कम होगा, उस वर्षा को हम क्या बोल देते हैं? अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि अम्लीय वर्षा होती कैसे। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा के लिए 2 प्रदूषक गैसें मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हो, 2 प्रदूषक गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। पहली है सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये 2 गैसें मुख्यतः अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज होती हैं, जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? छुमंडल हो गया।
क्षोमंडल हो गया। हम जानते हैं क्षोमंडल कितना होता है, 0 से 18 किलोमीटर के समथिंग ये हमारा क्षोमंडल होता है। और इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, इसी में हमारी क्या होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी, ये हमारा क्षोमंडल हो गया। तो जो बारिश होगी वो यहीं बादल बनेंगे, यहीं बादल बनेंगे, इसी में हमारी क्या होगी, बारिश होगी। लेकिन इसी वातावरण में, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसी वातावरण में क्या होता है, इसी वातावरण में ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं, बादल हैं। जैसे इन बादलों से पानी आता है, जैसे इन बादलों से पानी बरसता है, तो ये क्या करते हैं, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को साथ लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को साथ लाते हैं, जिससे इनका पीएच मान कम होता है। जैसे यहाँ देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की अपक्रिया अगर जल से करा दी जाए तो यहाँ बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया जल से करा दी जाए तो यहां पर बनता है आपका कार्बनिक अम्ल। क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल। तो अम्ल यहां भी है, अम्ल यहां भी है, यानी कहने का मतलब है इन दोनों का पीएच मान कैसा होगा, 7 से कम होगा। पीएच मान कैसा होगा, 7 से कम होगा। और जैसे ही 7 से कम हो जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः ये ऐसी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा कराने की मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं। तो ये वायुमंडल में रहती हैं। जैसे पानी बरसता है, जैसी पानी की बूंदें आती हैं, तो अपने साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके आती हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल बन जाता है। दोनों अम्ल बन जाते हैं, दोनों का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रदूषकों के कारण वर्षा के पानी का पीएच मान कम होने लगता है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसा भी बताया, यह वर्षा का जल नदी से लेकर खेतों को प्रभावित करता है, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आप यहाँ तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। आगे आपका पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी पीएच अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें दांतों में क्या नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है। देखिए, मैं अगर बात करता हूं तो मुख का जो पीएच मान होता है, मुख का पीएच मान होता है 6.5। मुख का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। मुख का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। अब होता क्या है, देखिए, ये हमारे दांत होते हैं ऐसे, इस प्रकार हमारे दांत होते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर हम भोजन करने के बाद यहाँ पर कुछ खाना रह जाता है और ठीक से ब्रश नहीं हो पाता है, उस वजह से इन दांतों के बीच में क्या है, खाना फंसा रह जाता है, जिससे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो इससे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करने पर इससे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करने पर यहाँ क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे यहाँ का जो पीएच मान है वो कितना हो जाता है, 5.5 हो जाता है। यहाँ इस जगह का जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है, 5.5 हो गया, और इसी जगह पर क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। तो अम्ल क्या करता है, जो इनेमल लेयर होती है दांतों के ऊपर, जो इनेमल लेयर होती है, इसे शरीर का सबसे कठोर भाग बोला जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल। और यहां इन दांतों के बीच में खाने के साथ बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे यहां का जो पीएच मान है वो कितना हो जाता है, 5.5 हो जाता है। और यहां पर क्या बन जाता है, अम्ल। वो अम्ल क्या करेगा, धीरे धीरे इस इनेमल लेयर का क्षरण करेगा, और जैसे यहां से इनेमल लेयर हट जाती है, दांत वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद अच्छे से ब्रश करना चाहिए, खाना फंसा ना रहे और बैक्टीरिया क्रिया ना कर पाए,
जिससे आपके दांतों की जो इनेमल लेयर है वो सुरक्षित बनी रहेगी। ये इनेमल लेयर हट जाती है दांतों से, वहीं से दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। आपको ये लिखना कैसे, ये देखिए आगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके पेज नंबर 31 पर दिए हुए हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो पेज नंबर 31 पर दिए हुए हैं, उसका पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 2 बिलियन ए और बी है। आपके पास 2 बिलियन है ए एवं बी। बिलियन ए के पीएच का मान 6 है, यानी जो बिलियन ए है उसका पीएच मान कितना है, 6 है, एवं बिलियन बी के पीएच का मान कितना है, 8। जो बिलियन बी है उसका पीएच मान कितना है, 8 है। तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? ये देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से एक कौन अम्लीय व कौन क्षारीय है? देखिए एक कंडीशन दे दी है इधर, किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। नहीं, आप बड़ी आसानी से बता सकते थे कि जिसका पीएच मान 6 है वो अम्लीय है और जिसका पीएच मान 8 है वो क्या है, क्षारीय है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते थे, लेकिन यहां आपको दिया है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो आप एक बात जानते हैं, आप एक बात जानते हैं कि पीएच मान, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान और आपका हाइड्रोजन आयन, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। क्या है ये, व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी अगर पीएच मान बढ़ेगा, अगर पीएच मान बढ़ेगा तो आपका इधर हाइड्रोजन आयन घटेगा। समझ रहे हो? अगर पीएच मान बढ़ रहा है, जैसे पीएच मान 7 से ऊपर जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन क्या है, घटते चले जाएंगे। अगर आपका हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पीएच मान है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अगर आपका हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो पीएच मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो आपको पता है कि जब पीएच मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन घटेगा, अगर पीएच मान घटेगा तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। तो सबसे पहले यहां देखिए कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय व कौन क्षारीय है। तो ध्यान से देखोगे कि बिलियन ए, अगर मैं बिलियन ए की बात करता हूं, विलियन ए जिसका पीएच मान कितना है, 6, इसका पीएच मान कितना है, 6 है, यहां लिख लीजिए पीएच मान कितना है, 6। तो आप बताइए कि इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? 7 से कम है तो इसका मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या किसमें अधिक होगी, किसमें, बिलियन ए में। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगी। और ये कैसा है, ये आपका अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। अगर मैं बात करता हूं विलियन बी की, विलियन बी की बात करता हूं तो विलियन बी का जो पीएच मान है वो कितना दे रखा है, 8। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पीएच मान बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन की संख्या घटती है। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, कम होगी। और ये क्या है, क्षारीय। कैसा हो जाएगा, क्षारीय। यह आपकी समझ में आया होगा। वहीं आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अगर आपने पीछे की क्लास ली है तो बड़ी आसानी से कर सकते हो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन में अधिक है, ये कोई विलयन है, देखिए ये विलयन है कोई, ये हमारा कोई विलयन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर अधिक है, ये कोई हमारा विलयन है, जलीय विलयन है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर अधिक है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा।
अम्लीय, और जितनी अधिक हाइड्रोजन आयन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, ये अम्लीय हो जाएगा। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन होते हैं? अगर आपको याद है तो मैंने आपको यह बताया था, देखो ध्यान से, हमारा पीएच स्केल यहां पर क्या हो गया 7, उदासीन हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हमारे हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड ऋणायन हो जाएगा। ये ऐसा मैंने आपको कुछ बताया था। इधर आएंगे तो ये अम्ल हो जाएंगे, इधर ये क्या हो जाते हैं, क्षारक हो जाते हैं। मैंने आपको ऐसा बताया था। तो आप इसे देखकर बता सकते हैं, देखिए ये सब के सब, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोजन आयन है। ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और ये सब के सब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ये नीचे वाले सब के सब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्षारक हैं। इधर भी कुछ मात्रा में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन है, क्षारक में भी हाइड्रोजन आयन है। ये क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? होते हैं, हमें पता चल रहा है। अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्षारक होते हैं उसमें हाइड्रोजन धनायन होते हैं, ये तो है। दूसरी बात यह है, यह पूछ रहा है कि अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? क्षारकीय इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है। किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। यहां पर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है, किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। तो आप देख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन यहां पर हम यहां लिखेंगे, लेकिन क्षारकीय विलयनों में हाइड्रोजन धनायन से अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड ऋणायन होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। समझ गए आप? आगे अगला क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत में मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और यहां आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सब के सब क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं। क्या है ये? क्षारीय प्रकृति के हैं। जब ये क्षारीय प्रकृति के हैं तो इसका मतलब यह है कि जब किसान के खेत में अम्लीयता हो जाएगी तब किसान कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो आप लिख सकते हैं, खेत में अम्लीयता को दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आप यहां तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।